हेलो गाइस, कैसे हैं आप सब। वेलकम टू माय चैनल। आई होप आप सब ठीक होंगे। जैसा कि आप जानते हैं, हमने हिस्ट्री सीरीज स्टार्ट कर रखी है जिसमें हम एंशिएंट हिस्ट्री अभी पढ़ रहे हैं। आगे हम हर एक सब्जेक्ट्स कवर करेंगे और हिस्ट्री भी हम एंशिएंट, मेडिवल, मॉडर्न कवर करेंगे। तो प्रीवियस वीडियो में हमने बात की थी, हमने ये टॉपिक स्टार्ट किया था महाजनपदास पीरियड। तो इसमें हमने काफ़ी टॉपिक्स, जो सब टॉपिक्स कवर किए थे, जैसे रिपब्लिक्स, मोनार्कीज और 16 महाजनपद हमने देखे थे। आज के स्पेसिफिक वीडियो मगध एम्पायर के ऊपर ही है, क्योंकि ये मतलब एक अलग से सामने आता है एम्पायर, इसका काफ़ी मतलब इम्पोर्टेंस भी है। तो आज की वीडियो में हम यही देखेंगे। बहुत से इसको मगधा भी प्रोनाउंस करते हैं, मैं मगध प्रोनाउंस कर रही हूँ, तो वो आप अपने कन्वीनियंस के हिसाब से देख लेना। तो आज के इस वीडियो में हम मगध एम्पायर के बारे में बात करेंगे और कैसी जो इसकी की डायनेस्टीज़ थी, हरनायका डायनेस्टी, शिशुनाग डायनेस्टी, नंदा डायनेस्टी, ये सामने आई। फिर पर्शियन इन्वेजन्स, फिर अलेक्जेंडर इन्वेजन और फिर उसके बाद मौर्यन एम्पायर सामने आ जाते हैं। वो हम अगली वीडियो में देखेंगे। अभी यहाँ पे हम मगध एम्पायर को अच्छे से कवर करते हुए चलेंगे। आई होप आपको वीडियो पसंद आए, तो लाइक ज़रूर करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा फॉर मोर सच वीडियोस। लेट्स स्टार्ट। तो 6th सेंचुरी से लेके ना 4th सेंचुरी जो टाइम पीरियड है ना, ये एक ऐसा टाइम पीरियड रहा जिसमें पीरियड ऑफ स्ट्रगल फॉर सुप्रीमेसी कह सकते हैं हम। तो यहाँ पे सब सुप्रीमेसी के लिए स्ट्रगल कर रहे थे। तो इन 16 महाजनपद में से ना 4 महाजनपद आते हैं मेजर, जो सामने मगध, कौशल, वत्सा, अवंती। ये सब आपस में मतलब सुप्रीमेसी के होड़ में लगे रहते हैं, ये उसको कंक्वायर कर रहा है, ये उसको। तो फिर मगध जो है वो इमर्ज होता है, इमर्ज एज द मोस्ट पावरफुल एंड प्रॉस्पेरियस किंगडम, जिसमें से मगध सामने आता है। ये काफ़ी मेजर रोल प्ले करता है। इट वॉज लोकेटेड इन द नॉर्थ ईस्टर्न पार्ट ऑफ द इंडियन सब कॉन्टिनेंट। प्रेजेंट डे जो बिहार और यूपी का एरिया, ये वहाँ पे मतलब है, वो एरिया था मगध के अंदर जो आता था। ये मैंने आगे मैप में भी दिखाया है, शो किया, आप वहाँ से देख सकते हैं। वो एरिया कवर करता है। मगध प्लेड अ सिग्निफिकेंट रोल इन शेपिंग द पॉलिटिकल एंड कल्चरल लैंडस्केप ऑफ एंशिएंट इंडिया. It witnessed the rise and fall of several important dynasties and rulers, contributing to the development of various religious and philosophical traditions. तो मगध काफ़ी एक इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है पूरे जो एंशिएंट इंडिया है ना, उसकी पॉलिटिकल और कल्चरल लैंडस्केप को शेप करने में, क्योंकि अलग अलग डायनेस्टीज़ इसमें इमर्ज होती हैं जो अलग अलग उसमें रिफॉर्म्स करती हैं। तो अलग अलग कल्चर सामने आता है, बहुत से नई पॉलिटिकल तरीके सामने आते हैं रूल करने के, जिसमें हम मेजरली जो है ना, यहाँ पे देखो मगध एम्पायर में हम ये 3 डायनेस्टीज़ पढ़ेंगे, हरनायका डायनेस्टी, शिशुनाग डायनेस्टी और नंदा डायनेस्टी। ये 3 डायनेस्टीज़ आती है। फिर इनके बाद पर्शियन इन्वेजन, फिर अलेक्जेंडर आता है, और फिर नेक्स्ट वीडियो में आगे जाके हम बात करेंगे मौर्यन एम्पायर, क्योंकि वो काफ़ी ब्रीफ एक पढ़ने वाला टॉपिक है। तो ये 3 इसमें ये आती है डायनेस्टीज़, इनके अलग अलग रूलर्स हैं। ये यहाँ पे मैंने फ्लो चार्ट के थ्रू बनाया, जैसे हरनायका में बिम्बसिरा, जाटसत्तु, उदयन, शिशुनाग, इसका शिशुनाग डायनेस्टी का शिशुनाग, और ये मतलब आगे हम ये पूरा अच्छे से कवर करते हुए चलेंगे। अगर मैं यहाँ पे कॉजेज़ की बात करूँ ना, कि मतलब मगध के राइज़ के इतने क्या कारण थे जो इतना राइज़ हुआ, तो उसमें ना कुछ 4 कारण हैं, वो मैंने यहाँ पे लिखे नहीं है, मैं आपको वैसे ही बता देती हूँ। फर्स्ट रीज़न जो था ना, वो था ज्योग्राफिकल लोकेशन। जो मतलब इसकी जो कैपिटल सिटीज़ थी ना, उनकी जो ज्योग्राफिकल लोकेशन थी, खासकर जो राजगिरी जो करके है ना, क्या था वो, जो ना नेचुरल फोर्स से सराउंडेड थी, 5 हिल से सराउंडेड थी। तो वो बहुत ही, इसकी जो ज्योग्राफिकल लोकेशन थी ना, वो एकदम बेस्ट थी। वहाँ से कोई इन्वेड मतलब एज सच कर नहीं सकता था, बहुत बढ़िया ज्योग्राफिकल लोकेशन थी। तो एक तो वो रीज़न था। दूसरा रीज़न हम कह सकते हैं अबंडेंस ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज सच एज आयरन, विच हेल्प्ड इन प्रिपेयरिंग इफेक्टिव वेपन्स। तो आयरन वहाँ पे बहुत अच्छी मात्रा में था, जिसकी वजह से ये अच्छे अच्छे वेपन्स बहुत बड़ी तादाद में बहुत ज़्यादा बना सकते थे आराम से। तीसरी बात करें एल्यूवियल सोइल ऑफ गैंगेटिक प्लेन्स। अब ये जहाँ से अगर इसकी लोकेशन देखोगे, वहीं से गैंगेटिक प्लेन्स होके गुजरते हैं, तो वहाँ पे एल्यूवियल सोइल जो था वो मतलब काफ़ी बढ़िया मिट्टी थी वहाँ की आसपास की, जिसकी वजह से एग्रीकल्चर बहुत बढ़िया होता था और रेनफॉल भी वहाँ पे अच्छा खासा था, जिसकी वजह से एग्रीकल्चर एक्टिविटीज़ बहुत सही होती थी। तो इनकी इकोनॉमी भी कोई ऐसा वो नहीं है कि बहुत डाउन गई हो, या ऐसे मस्त थी एकदम इकोनॉमी भी। फिर अगर फोर्थ रीज़न वैसे देखें, तो इसके जो रूलर्स यहाँ पे जो आते हैं ना इन डायनेस्टीज में, वो काफ़ी एम्बिशियस रूलर्स थे और अनऑर्थोडॉक्स कैरेक्टर ऑफ मगधा सोसाइटी की भी हम कह सकते हैं, कि यहाँ पे ना लोग ऐसे नहीं थे कि नैरो माइंडेड टाइप, फॉरवर्ड ओपन माइंडेड पीपल थे, कि वो आगे कुछ बड़ा करने की ऐसा विचार रखते थे, किसी को ऐसे बांध के, और ये डिस्क्रिमिनेशन टाइप की वुमेन्स और मैंस के बीच में ऐसा कुछ भी एज सच देखने को नहीं मिलता। तो यही कुछ रीजंस हम कह सकते हैं कि कारण थे मगध के राइज के। अब आगे हम एक एक करके इनके डायनेस्टीज़ को देखते हैं कि कैसे कैसे
अलग अलग डायनेस्टीज आई, उन्होंने क्या कुछ किया। पहली डायनेस्टी आती है हरनायका डायनेस्टी। तो इनके जो सबसे पहले रूलर थे वो थे बिम्बसार, जिनको हम कहते हैं, यहाँ पे मैंने उनका टाइम पीरियड भी लिखा है इसकी पूरी डायनेस्टी का, 558 टू 491। ये काफ़ी मतलब बढ़िया रूलर थे, इन्होंने ऑलमोस्ट 52 ईयर्स रूल किया था। इनके टाइम पे जो कैपिटल इनकी रही ना वो राजगीर थी, गिरिराज जिसको हम कह सकते हैं। जो मैंने बताया ना जोग्राफिकल लोकेशन बहुत सही थी, तो वही थी वो जो सराउंडेड बाय 5 हिल्स, जिसकी वजह से ना इन्होंने राजगीर जो इनकी मतलब कैपिटल सिटी थी ना उसको ऐसा बना दिया था दैट वाज अनेबल टू ब्रोकन इनटू, मतलब बहुत सही ऐसा वहाँ पे इन्होंने वो किया था काम कि वहाँ पे कोई आसानी से इन्वेड कर नहीं सकता था। और ये बुद्धिज्म को फॉलो करते थे। बिम्बिसार, पावरफुल किंग एंड अ कंटेम्पररी ऑफ गौतम बुद्धा, एक्सपेंडेड द किंगडम थ्रू मिलिट्री कैंपेन्स एंड डिप्लोमेटिक अलायंसेस। इन्होंने काफ़ी मतलब बढ़ाया अपने इस किंगडम को, और ये फर्स्ट ऐसे राजा थे जिनकी स्टैंडिंग आर्मी थी। इसी वजह से इनको सैन्य भी कहा जाता है बिम्बिसार को। और इन्होंने फिर मैट्रिमोनियल अलायंसेस भी बनाए दूसरे, मतलब जो वो थे ना और अलग जो जनपद थे उनके साथ मैट्रिमोनियल अलायंस बनाए उनकी बेटियों से या किसी की राजकुमारी से शादी करके, इस टाइप में। जिसमें इन्होंने कौशल किंग की बेटी से भी शादी की थी जो प्रसन्नजीत की बहन थी, और लिच्छावनीज जो डॉटर थी उससे भी शादी की। तो मतलब ऐसे इन्होंने काफ़ी डिप्लोमेटिक पॉलिसीज भी अपनाई और काफ़ी बहुत ही निडर राजा थे ये। फिर इनके बाद आते हैं इनके बेटे अजातशत्रु। हिज सन कंटिन्यूड द डायनेस्टी एक्सपेंशन एंड फोर्टिफाइड द सिटी। अजातशत्रु जो थे ना उन्होंने फिर काफ़ी अग्रेसिव पॉलिसी अपनाई थी एक्सपेंशन की, और इन्होंने काशी पे भी अपना कंप्लीट कंट्रोल ले लिया था। काफ़ी इन्होंने मिलिट्री कॉन्क्वेस्ट किए, और ये थोड़े वैसे थे मतलब लड़ाकू टाइप होते हैं ना, तो इन्होंने तो जो प्रसन्नजीत थे इनके मैटरनल अंकल जो कह सकते हैं हम, जो कौशल राज्य के राजा थे, उनको भी हरा दिया था। और काफ़ी कन्क्वायर की इन्होंने, और मतलब इन्होंने भी काफ़ी एक्सपेंशन किया इस मगध का। और इन्हीं के अंडर में जो फर्स्ट बुद्धिस्ट काउंसिल हुई थी वो इन्हीं के उसमें इन्हीं के राज्य के अंडर में हुई थी मतलब। तो इन्होंने भी काफ़ी मगध को बहुत आगे तक पहुंचाया, काफ़ी एक्सपेंशन हुआ उसका। फिर उसके बाद इनके बेटे आ जाते हैं उदयन उदयन करके। उनका तो कुछ ऐसा ज़्यादा रोल दिखाया नहीं है इसमें, मतलब है नहीं, तो इसीलिए मैंने भी यहाँ पे मेंशन नहीं किया है। उन्होंने बस नई जो उनकी कैपिटल थी ना पाटलिपुत्रा, जो आगे मौर्यन एम्पायर में काफ़ी मतलब फ्लोरिश होती है, सामने आती है, उनकी एक फाउंडेशन रखी थी। तो ये थी हनायका डायनेस्टी। क्रूशियल रोल काफ़ी प्ले किया डेवलपमेंट एंड कंसोलिडेशन ऑफ द मगध एम्पायर। इट लेड द फाउंडेशन फॉर सब्सिक्वेंट डायनेस्टी एंड देयर अचीवमेंट्स। और फिर अलग अलग डायनेस्टी सामने आती हैं। तो शुरुआत हनायका डायनेस्टी से ही हो गई थी मगध एम्पायर को एकदम फ्लोरिश करने की। अब आती है शिशुनाग डायनेस्टी। तो जो हरनायका डायनेस्टी के लास्ट रूलर होते हैं नंद दशक, उनके टाइम पे एक मिनिस्टर होते हैं शिशुनाग करके, वही शिशुनाग डायनेस्टी के फाउंडर होते हैं। उनके मरने के बाद मतलब लोग इनको इलेक्ट करते हैं एज एम्परर, तो यही फाउंडर होते हैं उसके। और शिशुनाग डायनेस्टी एक शॉर्ट लिव डायनेस्टी रही है, ज़्यादा कुछ इसके बारे में इतना मेंशन नहीं किया गया है क्रोनोलॉजी और इनके जियोनोलॉजी के बारे में। शिशुनाग क्या करते हैं, जो कैपिटल थी पाटलिपुत्रा हरनायका डायनेस्टी पे, उसको शिफ्ट करके वैशाली कर देते हैं। और ये काफ़ी सारे ना एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म करते हैं, जिसकी वजह से जो उनका एडमिनिस्ट्रेटिव स्ट्रक्चर है मगध का वो काफ़ी प्रोमिनेंट मतलब काफ़ी अच्छा हो जाता है। फिर यहाँ पे दूसरे रूलर आते हैं, वो यहाँ पे मैंने मेंशन नहीं किया क्योंकि एज सच इम्पोर्टेंट नहीं थे, बट फिर भी मैं आपको बता देती हूँ। काला अशोका करके जो इन शिशुनाग के बाद रूलर आते हैं, जो ऑलमोस्ट 28 साल रूल करते हैं। और फिर वो उनके टाइम पे सेकेंड बुद्धिस्ट काउंसिल होती है वैशाली में 383 BC के आसपास। और वो क्या करते हैं, जो वैशाली कैपिटल होती है उसको दोबारा से पाटलिपुत्रा कर देते हैं। और फिर ये जो इनकी जो भी डोमिनेंट जो भी इनका एम्पायर होता है, जो भी वो अपने 10 बच्चों के मतलब जो इनके 10 सन्स होते हैं उनके बीच में बांट देते हैं, और फिर ये नंदा डायनेस्टी के रूलर्स के द्वारा मार दिए जाते हैं। तो शिशुनाग डायनेस्टी यही रही है। इट्स एग्जिस्टेंस इज कंसिडर्ड एन इम्पोर्टेंट ट्रांजिशनल फेज इन द हिस्ट्री ऑफ मगध एम्पायर। लास्ट डायनेस्टी आती है नंदा डायनेस्टी। अब ये ऐसी डायनेस्टी है जिसके अंडर में मगध सबसे ज़्यादा अपनी मतलब हाइट्स को छूता है, बहुत एक्सपेंशन होता है। मार्क द पीरियड ऑफ ग्रेट पावर एंड एक्सपेंशन फॉर मगध 4th century BC में। तो द फाउंडर ऑफ नंदा डायनेस्टी वॉज महापद्मानंदा, who was originally a low caste individual but rose to power through his military power
प्रोसेस एंड पॉलिटिकल एक्यूमेन। तो फिर इनके जो फाउंडर है वो है महापद्मानंद, और ये ऑलमोस्ट इस डायनेस्टी ना 100 साल मतलब रूल किया है मगध के ऊपर। और ये एक पहली ऐसी नॉन क्षत्रिय डायनेस्टी थी जिसके जो फाउंडर है वो क्षत्रिय इससे बिलोंग नहीं करते हैं। एंड नंदा डायनेस्टी एक्सपेंडेड इट्स बाउंड्रीज एंड बिकम द लार्जेस्ट एम्पायर इन द। तो इस टाइम पे क्या है, नंदा डायनेस्टी के टाइम पे बहुत बाउंड्रीज भी इन्होंने काफ़ी मतलब दूर तक कंक्वायर हो गया था काफ़ी। इनके टाइम पे इन्होंने काफ़ी एक्सपेंशन किया इसका, नंदा डायनेस्टी का। महापद्मानंद वो सक्सेडेड बाय हिज 8 सन्स हु जॉइंटली रूल्ड ओवर द एम्पायर। फिर महापद्मानंद के बाद आते हैं उनके जो 10 बेटे हैं, 8 बेटे हैं, वो मिलके काम करते हैं। द नंदा रूलर्स कंटिन्यू टू एक्सपेंड देयर टेरिटरी थ्रू मिलिट्री कैंपेन्स एंड subjugated many neighboring kingdoms. They established a centralized administration and implemented various administrative reforms. तो देख रहे हो यहाँ पे ना जो भी रूलर है ना वो एडमिनिस्ट्रेटिव पे बहुत काम कर रहा था, क्योंकि सब जानते थे कि एडमिनिस्ट्रेटिव इनका जो सिस्टम है वो जितना स्ट्रॉन्ग होगा इनका एम्पायर उतना ही स्ट्रॉन्ग होगा। तो ऐसे ये करके रूल करते हैं, बहुत सारे रिफॉर्म्स लाते हैं, एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म्स, एक्सपेंशन करते हैं मगध एम्पायर का दूर तक फैलाने की कोशिश। फिर धनानंद जो नंदा डायनेस्टी के लास्ट रूलर होते हैं वो सामने आते हैं। The Nanda dynasty rule came to end with the rise of Chandragupta Maurya, Vishnugupta Kautilya. Together they centralized and successfully defeated the Nanda force. तो फिर धनानंद आते हैं, वो लास्ट रूलर होते हैं। उनके टाइम से फिर क्या होता है कि ये थोड़ी वीक पड़ जाती है, क्योंकि उस टाइम पे अभी आगे हम पढ़ेंगे जैसे फॉरेन इन्वेजन्स भी होते हैं, अलेक्जेंडर इन्वेजन भी सामने देखने को मिलता है। तो तभी से जो है नंदा डायनेस्टी थोड़ी सी वीक हो जाती है और फिर हमें दूसरे मौर्यन एम्पायर की स्टैब्लिशमेंट दिखती है। ऑल्दो द नंदा डायनेस्टी वॉज रिलेटिवली शॉर्ट लिव्ड, इट प्लेड अ क्रूशियल रोल इन द पॉलिटिकल एंड टेरिटोरियल एक्सपेंशन ऑफ मगधा। मतलब बेशक से कितना भी टाइम पीरियड इन्होंने वो किया हो, लेकिन सबसे ज़्यादा जो फ्लोरिश हुआ ना मगध एम्पायर, अगर उसका एक्सपेंशन हुआ तो इसी डायनेस्टी के अंडर में हुआ था। तो ये तीनों डायनेस्टी कवर होगी। अब हम देखते हैं फॉरेन इन्वेजन्स और अलेक्जेंडर इन्वेजन्स, पर्शियन इन्वेजन्स मतलब क्या क्या थे, कैसे फिर मौर्यन एम्पायर का चंद्रगुप्त मौर्य सामने आते हैं। ओके, सो आई होप आपको अभी तक समझ में आ रहा होगा, और अगर समझ में आ रहा है तो लाइक ज़रूर कीजिएगा वीडियो को। सो अब देखते हैं हम पर्शियन इन्वेजन्स। इन्वेजन से पहले ये मैप मैंने अटैच किया है जिसमें आप अलग अलग डायनेस्टीज़ देख सकते हैं कि कहाँ से क्या कुछ रूल्स वगैरह रहा। इसको अच्छे से समझ लीजिएगा, काफ़ी हेल्पफुल रहेगा आपके लिए। फिर आता है पर्शियन इन्वेजन। ड्यूरिंग द महाजनपदास पीरियड द आर्कमेनिडियन एम्पायर ऑफ पर्शिया under the leadership of Cyrus the Great and the later Darius I invaded the northwestern regions। अब क्या था, जो इस चीज़ का जो पॉलिटिकल डिसयूनिटी चल रही थी ना नॉर्थ वेस्ट इंडिया में, वहाँ का फ़ायदा उठाया बाहर के लोगों ने। ठीक है, तो अब जो फॉरेन इन्वेजन होता है वो पर्शिया, जो प्रेजेंट टाइप में ईरान है, वहाँ से होते हैं। पहले साइरस करके आता है, वो जो गांधार रीजन है उसको कैप्चर करता है, और जो नॉर्थ की काबुल सिटी है आज के टाइम पे उसको डिस्ट्रॉय कर देता है। फिर इसके बाद इसका जो ग्रैंड सन है डायरस I करके, वो आता है जो नॉर्थ वेस्ट इंडिया को इन्वेड करता है 516 BC में, आई थिंक पंजाब को एनेक्स्ट करता है। तो ऐसे करके ये फॉरेन इन्वेजन्स होते हैं। हालांकि इनका ज़्यादा कुछ इम्पैक्ट रहा नहीं, लेकिन इन्होंने ना एक ग्राउंड तैयार कर दिया था फॉर बिगर इम्पैक्ट। और इनका जो फॉरेन इम्पैक्ट है, ये पर्शियन इन्वेजन जो है, इनका इम्पैक्ट हमें देखने को मिलता है आर्ट कल्चर पे, कि कैसे इनकी जो आर्ट है फिर वो काफ़ी इन्फ्लुएंस हुई इसकी वजह से। इन दीज इन्वेजन्स टुक प्लेस ड्यूरिंग 6th सेंचुरी से 5th सेंचुरी, 2 सेंचुरी तक ये इन्वेजन्स होते रहे थे, मतलब आ रहे हैं और इन्वेड करके जा रहे हैं। तो मतलब अब नॉर्मल सी चीज़ है, आप खुद भी देखो, आपका कोई घर है उसमें कोई बार बार आ रहा है और कुछ ना कुछ उसमें मतलब करके जा रहा है, तो हालांकि ज़्यादा बड़ा इम्पैक्ट नहीं दिखेगा, लेकिन धीरे 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 कुछ तो बड़ा हो जाएगा ना। तो वही ये चीज़ कर रहे थे। तो इंक्लूडिंग एनाटोलिया, मेसोपोटामिया एंड द इंडियन सब कॉन्टिनेंट, काफ़ी इफेक्ट किया इन्होंने। तो 2 सेंचुरीज तक तो ये पर्शियन इन्वेजन ही चलता रहा। इसने काफ़ी सिग्निफिकेंट रोल प्ले किया। पॉलिटिकल और कल्चरल लैंडस्केप अफेक्टेड ऑफ द रीजन्स, इस चीज़ में दे लेड द इंटरेक्शन बिटवीन पर्शियन एंड लोकल कल्चर्स। काफ़ी हमें दूसरे कल्चर से भी मतलब एक पॉजिटिव इम्पैक्ट ये मान सकते हैं कि हमें दूसरे कल्चर्स का पता लगा कि हाँ ऐसा भी कुछ है, पर्शियन कल्चर जो है, पर्शियन आर्ट है, हमें उसका पता लगा कि ऐसा भी है। तो इसने पूरे एंशंट वर्ल्ड में काफ़ी इन्फ्लुएंस हुई ये चीज़ें भी। फिर ये इस फ्लो चार्ट के थ्रू देख सकते हो, इसमें मैंने और अच्छे से मतलब मेंशन किया डेट्स के थ्रू, इसको समझ लेना। फिर उसके बाद आता है अलेक्जेंडर इन्वेजन। पर्शियन इन्वेजन ने अलेक्जेंडर के लिए एक मतलब अच्छा सा ग्राउंड तैयार कर दिया गया था। ठीक है, तो ये इसका जो टाइम लाइन है, टुक प्लेस बिटवीन 334 BC टू 323
अलेक्जेंडर सीधा डायरेक्ट मतलब ये नहीं है कि वो सीधा इंडिया पे आ गया, वो धीरे धीरे कन्क्वायर करता हुआ आ रहा था। पहले कन्क्वेस्ट ऑफ पर्शिया हुआ, इसमें ये सारे मैंने बैटल्स वगैरह इसमें दिल लिखे हुए हैं। फिर इजिप्ट में कैंपेन किया इसने, वहाँ पे इसने जीता। वहाँ पे एक इसकी अफगानिस्तान में आया। फिर ये ईस्टर्न एक्सपेंशन, अलेक्जेंडर कन्क्वेस्ट कंटिन्यूड ईस्टवर्ड इनटू सेंट्रल एशिया, जिसमें अफगानिस्तान में इसने कन्क्वेस्ट किया, जिसके बॉर्डर लगते हैं। फिर वहाँ से ये आता है बैटल ऑफ हाइदास्पेस। तो यहाँ पे अलेक्जेंडर 327 BC के आसपास हिंद कुश माउंटेन के थ्रू वो आता है, साइबर पास वगैरह क्रॉस करके, मूव थ्रू साइबर पास एंड रीच्ड, अटैक करता है वहाँ पे नियर और हिंद की तरफ 326 BC में, इंडस क्रॉस करके। फिर वहाँ पे तक्षशिला के जो राजा होते हैं अम्बी, उनके द्वारा वेलकम किया जाता है। और फिर ये पोरस के पास मैसेज भेजता है या तो वो सरेंडर कर दे या फिर वो फाइट कर ले। लेकिन वो पोरस फाइट करने के लिए बोलता है और काफ़ी मतलब बहुत तगड़ी फाइट होती है इन दोनों के बीच में झेलम रिवर के पास में। तो वहाँ पे क्या होता है, वैसे तो पोरस हार जाता है लेकिन अलेक्जेंडर उससे बहुत इम्प्रेस्ड होता है कि उसकी करेज और उसकी लड़ने की ताकत वगैरह ये सब देखे। तो वो उसकी जो भी वो होती है ना, जो भी उसका वो कन्क्वायर करता है, वो उसको वापस लौटा देता है, हिम टू हिज थ्रोन। ठीक है। फिर उसके बाद अलेक्जेंडर ट्रूप्स वर रेलुकेंट टू कंटिन्यू ईस्टवर्ड, लीडिंग टू हिज डिसीजन टू टर्न बैक। अब चाहता तो पोरस तो ये चाहता था कि वो और आगे जाके और कन्क्वायर करे मतलब इंडिया को, लेकिन उसकी आर्मी मना कर देती है क्योंकि वो इतना लंबा वॉर होता है ना उनके साथ, पोरस के साथ, तो वो मना कर देते हैं। अब डेथ एंड लेगेसी, अलेक्जेंडर फेल इल एंड डाइड इन 326 BC इन बेबीलोन एट द एज ऑफ 32. His death resulted in the fragmentation of his empire into several Hellenistic successor states which continued to influence the conquered territories for centuries. अब अलेक्जेंडर बहुत चालू था, मतलब सॉरी, ये तो यहाँ पे इसकी डेथ वगैरह की बात की गई है कि कब मरा, लेकिन वैसे इसने क्या किया, जब ये इंडिया से वापस भी गया ना तो इसने गवर्नर्स छोड़ दिए थे टू रूल ओवर देयर टेरिटरीज, रिमेन्ड इन इंडिया फॉर 19 months, और ये मतलब इंडिया में भी रहा था 19 मंथ कुछ तक। और फिर ये बेबीलोनिया में इसकी डेथ हो जाती है और फिर ये यहाँ पे इसके जो गवर्नर छोड़े हुए होते हैं वो यहाँ पे राज करते हैं। ओवरऑल अलेक्जेंडर्स इन्वेजन रीशेप्ड द पॉलिटिकल मैप ऑफ एंशिएंट वर्ल्ड, स्प्रेडिंग ग्रीक कल्चर, हेलेनिस्टिक इन्फ्लुएंस, इट ओपनड अप न्यू ट्रेड रूट्स एंड। तो इसका काफ़ी बहुत बड़ा इम्पैक्ट पड़ा इंडिया पे भी। उनको पता लगा कि कहाँ कहाँ पे मतलब कितनी कमज़ोर है इंडिया की नींव और क्या कमी आ रही है इस चीज़ का भी। और फिर कल्चरल बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस हुआ क्योंकि नए नए मतलब इम्पैक्ट देखने को मिले, नई नई आर्ट सीखने को मिली, कॉइनेज, एस्ट्रोनॉमी, स्कल्पचर्स, आर्किटेक्ट, नई नई चीज़ें, और ट्रेड रूट्स खुल गए हमारे दूसरे कंट्रीज़ तक जाने के लिए। तो ये सारा इम्पैक्ट पड़ा अलेक्जेंडर से। तो इस वीडियो में ये इतना ही रखते हैं, फिर अगली वीडियो में हम मौर्यन एम्पायर को स्टार्ट करेंगे। आई होप आपको वीडियो पसंद आई हो। थैंक यू।